ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए कि अक्सर आपको इस तरीके के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे जिनको ब्रेन स्ट्रोक है। ब्रेन स्ट्रोक आखिर होता क्या, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। और सिर्फ पैरालिसिस का पेशेंट देख लेते हैं कि ये पैरालिसिस का पेशेंट है, आखिर उसको पैरालिसिस हुआ क्यों था, उसकी वजह क्या थी, उसका कारण क्या था पैरालिसिस होने का। तो आज सभी को जानने को मिलेगा कि पैरालिसिस आखिर होता क्यों है, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक जैसे कि आज के जो टॉपिक है। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है, उसका क्या कारण है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और हमारे ट्यांस में उसका समाधान क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सेशन मैंने आपको बताया डिजिटल सर्टिफिकेट में ब्रेन स्ट्रोक, जैसे मैंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से ही पैरालाइज होता है, पैरालिसिस होता है, किसी को सेरिब्रल पाल्सी होता है, किसी को आप देखते हैं मुंह का टेढ़ापन आ जाता है, किसी को देखते हैं एक साइड में पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो पैरालिसिस में कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, 3 तरह के स्ट्रोक होते हैं, कौन सा वाला स्ट्रोक आपके पेशेंट को हुआ है, ये सारा जानने को मिलेगा आज हमारे ब्रेन स्ट्रोक जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। मेरे पास मैसेज आया हुआ है, व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक आखिर है क्या, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। और अगर आपको पता चल गया कि ब्रेन स्ट्रोक कितने तरीके का होता है और होता क्यों है, किस वजह से होता है और उसका कारण क्या है और उसका समाधान क्या है, ये सब कुछ आज आपको जानने को मिलेगा। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पहले काफी बार बोला कि सर ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर आप एक बार टॉपिक बनाओ। ये मैंने आपके लिए पूरी पीपीटी, आपको 1 घंटा बताने के लिए कई घंटे लगते हैं इस पीपीटी को बनाने में, बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया, हम सब एक फैमिली हैं और हम सबको ये प्रॉपर नॉलेज मिलनी चाहिए कि इस तरीके का पेशेंट आता है तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसको कैसे रिलीफ दे सकते हैं। चलते हैं, व्हाट इज ब्रेन स्ट्रोक। ए ब्रेन स्ट्रोक ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी कि आप देखते हैं एक्वलेफ का जो पॉइंट है ना, एक्वलेफ में जो पॉइंट दिया हुआ स्ट्रोक का, वो भी स्ट्रोक यानी ब्रेन स्ट्रोक, जिससे हम या तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं या फिर जिसको बोलते हैं सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट यानी सीवीए। अगर आप किसी की पेशेंट की अगर आप प्रिस्क्रिप्शन देखें या पेशेंट की कोई रिपोर्ट देखें तो आपको समझ में आ जाएगा ये सीवीए लिखने का मतलब क्या है। सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से भी स्ट्रोक होता है। तो अगर लिखा हुआ है ना सीवीए ऑन आरटीए, सीवीए ऑन आरटीए यानी सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट ऑन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा यार ये तो ब्रेन स्ट्रोक का केस है। सीवीए इज ए मेडिकल इमरजेंसी, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है दैट हैपेंस व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ ब्रेन इज इंटरप्टेड और रिड्यूस्ड। यानी कि ब्रेन के पार्ट के अंदर जो हमारी नसें हैं उसके अंदर जो ब्लड की सप्लाई है या तो वो कम हो गई है या फिर वो रुक गई है। अब उसके कारण क्या क्या वो हम कारणों पर बाद में बात करेंगे। दिस deprives brain tissue of oxygen and nutrients, leading to the death of brain cells within minute। अब जो ब्रेन सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है यानी ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, 1 मिनट के अंदर डैमेज हो जाते हैं अगर आपका ब्रेन के ऊपर स्ट्रोक आता है तो। और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी, और उस आपकी ब्रेन आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना होने की वजह से भी आपको ब्रेन स्ट्रोक होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई रोड एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, मुझे तो कोई बीपी भी नहीं था, अब इसको क्यों हो गया। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है और आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो इसका मतलब आपको भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो आप देखो कि जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं और घर का खाना नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो उनको ब्रेन स्ट्रोक अगर हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कितने प्रकार का स्ट्रोक होता है देखिए। नंबर 1 सबसे पहले है इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक
80 to 85% लोगों में इस्केमिक स्ट्रोक ही होता है, कॉज्ड बाय ए ब्लड क्लॉट और प्लाक, यानी कि एक थ्रोम्बस बन जाता है, एक थक्का बन जाता है, यानी कि ब्लड का एक क्लॉट बन जाता है, यानी कि क्लॉट या प्लाक, जो कि उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है जो सप्लाई हमारे ब्रेन को जा रही है। इसको हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। और इसका कारण क्या है कि इस्केमिक स्ट्रोक क्यों हुआ, मैं भी आपको बता रहा हूँ खाली स्ट्रोक के बारे में कि कितने प्रकार का स्ट्रोक है और इनका होने का कारण क्या है, वो मेरे आपको अगली पीपीटी में समझ में आ जाएगा। ऑफन रिलेटेड टू कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर। अब कई लोगों का, इवन मेरे रिलेशन में भी, मैं जब किसी का बीपी देखता हूँ, मैं देखता हूँ अरे आपका बीपी तो 190 है, और सिस्टोलिक बीपी, और जो डायस्टोलिक बीपी आप लोग समझते होंगे, डायस्टोलिक सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला जो बीपी 190 है, जिसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और डायस्टोलिक बीपी यानी नीचे वाला बीपी वो आपका 135 जा रहा है, 130 जा रहा है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये तो हमारी खानदानी है, हम तो बहुत, हमें तो पता ही नहीं चलता, अपनी शेखियां मानते हैं लोग, और अचानक से उनको इस्केमिक स्ट्रोक होता है। और छोले भटूरे नहीं खाएंगे तो भटूरे वाला बुरा मान जाएगा। और बाजार में ये जो मोमोज बिकते हैं ना, ये मोमोज बिकते हैं, स्प्रिंग रोल्स बिकते हैं, है ना, नूडल्स बिकते हैं, और वो बर्गर बिकते हैं, उनकी दुकानें कैसी चलेंगी अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो? करेक्ट। तो होगा क्या, इस्केमिक स्ट्रोक के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आप लिपिड प्रोफाइल नहीं कराते हैं। आप लिपिड प्रोफाइल में देखेंगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बहुत ज्यादा इनलार्ज्ड है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा रेज्ड है, तो यू हैव टू कॉन्शियस, आपको उसके ऊपर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका एलडीएल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो तुरंत कॉलीलेस सुबह शाम दो दो स्टार्ट कर देना। और हर 3 महीने में, कम से कम 4 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने में, 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार अपना लिपिड प्रोफाइल जांच आपको जरूर कराते रहना चाहिए। मैं साथ साथ आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये सब चीजें ना हो। और तीसरा, डायबिटीज। 450 शुगर लेकर के चल रहे हैं, 350 शुगर लेकर के चल रहे हैं। हम कहते हैं यार वो जरा एक बार HbA1c करा लो 3 महीने का एवरेज। कहता नहीं नहीं वो वहम पड़ जाएगा। अरे भैया वहम पड़ने से क्या होगा, क्या शुगर कम हो जाएगा? अरे आप उसके ऊपर चेकअप करा लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यू हैव टू मेंटेन योर ब्लड शुगर लेवल, हाउ यू हैव टू मेंटेन, कैसे मेंटेन करना है उसको, कैसे कम करना है उसको। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो अचानक से क्या होगा, आप देखना डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट आप नोट डाउन करना, जितने भी आज के सेशन में डायबिटिक पेशेंट बैठे हुए हैं, जो बैठ करके खड़े होते हैं अचानक से उनका सर घूमता है कि नहीं घूमता। जिस दिन आपका शुगर अनकंट्रोल्ड होता है, आपका सर घूमता है या नहीं घूमता। आप कुछ भी लिक्विड फॉर्म में, चाहे आप जूस पी लें, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, या कोई भी आप चाशनी वाली कोई भी चीज खाते हैं, या कुछ भी ऐसा आप मीठा लेते हैं, आप देखते हैं कि आपके पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। आपको लगता नहीं है कि आपने जैसे ही कुछ पिया, ऐसा लिक्विड फॉर्म में आपको हल्का सा, कभी कभी आपको आंखों में भारीपन आना लग जाएगा। तुरंत आप देखते हैं ना, आपने कुछ मीठा लिया और आपको भारीपन आ गया, आपको लगता है कि मेरे को ना नींद जैसा आ रहा है, एक्चुअली में वो ब्रेन स्ट्रोक की तैयारी हो रही है। समझ में आ रहा है? तो डायबिटीज के लिए आंखें बंद नहीं करनी है कि भाई नहीं नहीं मैं तो चेक नहीं करा रहा। और किसी से को बोलो यार चेक करो, नहीं नहीं अभी ना वो कल ना जन्माष्टमी थी, कल को थोड़ा बहुत मीठा मीठा हो गया था, अभी 2-4 दिन रुक करके कराऊंगा। अरे भाई ऐसे मौके पे तो कराना है कि कल आपने खा लिया था, अभी देख लूं मैं कि मेरी डायबिटीज का क्या हाल है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को जो डायबिटीज के साइड इफेक्ट है वो होना तय है। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ये इस्केमिक स्ट्रोक भी आता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट बनेगा, मोतियाबिंद, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्योंकि डायबिटीज पेशेंट की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती है, और हमारी आर्टरीज में ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी वजह से या तो हमारे को ब्रेन स्ट्रोक होता है, या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक भी होता है। तो इस्केमिक स्ट्रोक होने का जो कारण है वो अभी आपने जान लिया है, और अभी आगे और जानेंगे दूसरा स्ट्रोक क्या है। दूसरा स्ट्रोक है हेमरेजिक स्ट्रोक, जहां पर कॉज्ड बाय ए रप्चर्ड ब्लड वेसल इन द ब्रेन,
लीडिंग टू ब्लीडिंग एंड प्रेशर ऑन ब्रेन टिश्यू। आपकी जो दिमाग की नसें, कहते हैं दिमाग की नस फट गई, दिमाग की नस फट गई, किस वजह से? अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर। आपको लगता है कि ठीक है आप बीपी के मेडिसिन ले रहे हैं, और अगर आपका सिस्टोलिक बीपी 150 चल रहा है, 160 चल रहा है, यार इससे ज्यादा तो मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इतना तो मेरा चलता ही है, और आप उतने में खुश है कि आपकी बॉडी को पता नहीं चल रहा है, ठीक है 150 तो मेरा नॉर्मल है, लेकिन ये ठीक नहीं है। और आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि मुझे बीपी की समस्या है। तो छोटी सी डिवाइस है बीपी इंस्ट्रूमेंट, 1500 से लेकर के 2000 के बीच में, अच्छी 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 कंपनियों के, अब तो सस्ते भी आ गए। अब सबके घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट जरूर होना चाहिए। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घर में इसको तुरंत मंगाओ, और आपको कई बार नहीं पता होता तो आपको अपना बीपी चेक करते रहना चाहिए। एनुरिज्म, एनुरिज्म का मतलब है कि थक्का जम जाना। एनुरिज्म का मतलब है जहां पे नसें सिकुड़ जाती हैं और ब्लड का फ्लो ठीक से जाता नहीं है, दैट इज एन्यूरिज्म। और हेड इंजुरी, मान लेते हैं आप बाथरूम में फिसल गए और अचानक से आपका सर लगा जमीन में, हो गया हेमरेज, ब्रेन हेमरेज। आपने सुना होगा ना कि वो बाथरूम में फिसल के गिर गए तो ब्रेन हेमरेज हो गया, है ना, दिमाग की नस फट गई। तो ये हेमरेजिक जो स्ट्रोक है, ये अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, जिसका बीपी तो एकदम से शूट अप होता है। आप दवाई नहीं ले रहे हैं, आपको लगता है हल्का हल्का सर में दर्द है, नहीं मैं दवाई नहीं लेना चाहता क्योंकि ना मुझे आदत पड़ जाए, फिर वो दवाई छूटेगी नहीं। अरे भैया वो अभी नहीं लोगे ना तो आगे जा करके जब स्ट्रोक हो जाएगा, बॉडी पैरालाइज होगी, तब 50 तरह की दवाइयां खानी पड़ेगी। अभी आप जो भी मेडिसिन आप, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन से बहुत सारी आती है, टेलमिस्टाटिन, अम्लोडिपिनेटोलोल, कुछ भी स्टार्ट करके उसके साथ साथ हमें अपना एक्वालाइफ के पॉइंट्स और ओमेगा, ओमेगा बीपी में बहुत हेल्पफुल है, ओमेगा टी पोली, ये आपको जरूर लेना चाहिए। और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको एलोपैथिक मेडिकेशन एक साथ बंद नहीं करनी चाहिए, ग्रेजुअली बंद करनी चाहिए। मैं तो चाहता ही नहीं कि आप एलोपैथिक दवाइयाँ परमानेंट लें, ग्रेजुअली। जो लोग एक साथ छोड़ देते हैं वो दिक्कत होती है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों की बीपी की दवाइयाँ बंद करी हैं। ऐसे नहीं है कि बीपी की दवाई चालू हुई तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पता चल गया 210 बीपी है, आप बोलोगे नहीं यार वो मैं हेड केयर ही करता रहूंगा, नहीं, केवल हेड केयर से नहीं होगा। फॉर द टाइम बिंग आपको क्या लेना पड़ेगा, एज एन इमरजेंसी, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए अपना बीपी पहले नॉर्मल करने के लिए कुछ सहारा लेना पड़ेगा, एलोपैथिक ऐसे नहीं है। तो आप ये ना समझे कि नहीं किसी का 200 250 हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम तो हेड करके कर देंगे उसको ठीक, इंस्टेंट वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आप दिन भर तो नहीं करते रहोगे, है ना। तो आपको पहले क्या करना है, अपने बीपी को, अनकंट्रोल्ड बीपी को आपको नॉर्मल करना है। और हेड इंजरी से बचना चाहिए। आप बहुत सारे, मैंने देखा टू व्हीलर जो चलाते हैं वो लोग बड़ी टशन में चलाते हैं विदाउट हेलमेट, और चोट लगने से उनको क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन हेमरेज होता है। तीसरा जो स्ट्रोक है वो है हमारा ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, जिसको मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं, जिसको टीआईए भी बोलते हैं, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, यानी मिनी स्ट्रोक। ये टेम्परेरी ब्लॉकेज होती है जो आपके ब्रेन के अंदर आती है, शॉर्ट टर्म के लिए आई और वो चलेगी। जैसे आपका एलडीएल लेवल बढ़ा था, लेकिन वो इतना भी ज्यादा नहीं था, क्योंकि अगर वो किसी ब्रेन की जो मोटी आर्टरीज है, हमारी बहुत सारी आर्टरीज है, बारीक भी है, देखो हमारी बॉडी में बहुत सारी नसें हैं, सब लोगों को पता है ना, बहुत सारी नसें हैं। और उन नसों के सबके अलग अलग नाम भी हैं, किसी को वेसल्स बोलते हैं तो किसी को आर्टरीज बोलते हैं, है ना, किसी को वेसल्स बोलते हैं तो किसी को आर्टरीज बोलते हैं, तो किसी को कुछ बोलते हैं। तो आपने ये देखेंगे कि जो आपकी जो मोटी वाली नस है, यानी हेल्दी हेल्दी जो आर्टरीज है, उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा गाढ़ा जा रहा था, ये गाढ़ा जा रहा था, तो क्या हुआ, टेम्परेरी ब्लॉकेज हुआ। अभी वो क्लॉट जमा नहीं है, लेकिन खून गाढ़ा है, खून गाढ़ा है। आप देखेंगे तो एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो अचानक से कहीं ना कहीं, अगर आपकी बॉडी की मूवमेंट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो थ्रोम्बस बन सकता है, फिर होगा आपका इस्केमिक स्ट्रोक। जब थ्रोम्बस बन जाएगा तो क्या होगा, इस्केमिक स्ट्रोक। और अनकंट्रोल्ड बीपी से 200 पहुंच गया बीपी, और स्पीड से हाई ब्लड प्रेशर, इसका मतलब क्या है, हाई ब्लड
और प्रेशर यानी ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, दैट दिस इज द मेन मीनिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो स्पीड से जाएगा, उधर से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, आपका एलडीएल भी बढ़ा हुआ है, तो वो आपको क्या देगा, इस्केमिक स्ट्रोक देगा। तो ये ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक है, जो कि आपका शॉर्ट टर्म के लिए आता है, यानी टेम्पररी ब्लॉकेज होती है आपके ब्लड फ्लो के अंदर। सिम्टम्स लास्ट ए फ्यू मिनट्स टू आवर, यानी कुछ मिनट से 1 घंटे तक यूजुअली रिजॉल्व, बट इट इज वार्निंग साइन ऑफ ए पॉसिबल मेजर स्ट्रोक। मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये आपको बता देगा कि भैया अभी अब तो आपको कुछ सेकंड के लिए आप अनकॉन्शियस हुए हो, है ना, कुछ सेकंड के लिए, तो आपको अपनी जांच करा लेनी चाहिए, आपको अपना बीपी और कोलेस्ट्रॉल का की जांच जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्दी आर्टरी आप ऊपर देख रहे हैं, है ना, और ये यहाँ पर नीचे देख रहे हैं अनहेल्दी आर्टरी। तो यहाँ पर ये जो ब्लड का फ्लो आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से खुल के जा रहा है, लेकिन नीचे वाली आर्टरी में देखेंगे तो यहाँ पर ये आप ये जो देख रहे हैं ये प्लाक बना हुआ है, ये फैटी प्लाक है। तो ये प्लाक अगर जैसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ब्लड का फ्लो नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ब्रेन का में जो आगे ब्लड की सप्लाई जानी थी वो नहीं जाएगी, तो क्या होगा, स्ट्रोक होगा, हार्ट अटैक होगा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो गया है। ठीक है, आप थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं इसको। डिटेल में जानेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। हमारे पूरे शरीर में जितनी भी एनर्जी है उसमें 20% एनर्जी, उसमें 20% कम से कम ब्रेन को चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन को परसेप्शन कर सके, ताकि वो आगे आउटपुट दे सके आपकी बॉडी के मूवमेंट के लिए। ये जो आपके अंदर जो एनर्जी आती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी की, वो आपके खाने से आएगी, और ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड्स ये सब हमारे टिश्यूज में जाते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो पहले हमारी जो ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के साथ मिक्स होकर के और हमारे ब्रेन तक पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई जाती है। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों होता है हमारे ब्लड के अंदर, और ये हमारे ब्रेन टिश्यू में ये डिलीवर होगा। अगर ब्रेन को किसी भी कारण से अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, तो कुछ सेकंड बाद ही टिश्यूज मरना शुरू हो जाएंगे और ब्रेन डेड हो जाएगा, मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऐसे ही जिसमें ब्रेन के टिश्यू, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जब मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा। इसलिए न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हार्ट अटैक होता है, ऐसे ही सेम हमारा ब्रेन स्ट्रोक होता है। आप ये देख रहे हैं शरीर में कहीं पर भी, जैसे मान लेते हैं ये हार्ट है ना, तो ब्लड का फ्लो जब रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। ऐसे ही इसको बोलता है इस्कीमिया, बोलते हैं हार्ट के लिए क्या बोलते हैं, इस्कीमिया। इस्कीमिया ऐसे हमारे ब्रेन के अंदर भी होता है। ऐसे ही ये कुछ हमारे ब्लड के मॉलिक्यूल्स में इकट्ठा हो जाता है, और ये ब्लड की जो आर्टरीज आप ये देख रहे हैं नीचे येलो येलो पार्ट जो देख रहे हैं, ये प्लाक जो देख रहे हैं, ये सारा ये इकट्ठा होता जा रहा है, और ये ब्लड वेसल्स की दीवार में इकट्ठा होता चला गया। अब ये बहुत सारी लेयर्स में से मिल करके बनी हुई है। आप ये देख पा रहे हैं इसके अंदर, जब ये कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जब ये इकट्ठा हो जाएंगे, इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और यही सबसे इस्कीमिया का सबसे प्रमुख कारण है। आप ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स देखेंगे, अब ये देखें मॉलिक्यूल जो इकट्ठा हो रहे हैं, अब ये इस्कीमिया हो गया, तो ये हो गया इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो गया, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं गई है, इसलिए हमारे को इसको बोला जाता है इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक। और ये जो अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ये जमा हुआ जो ये जो प्लाक है ना, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसकी दीवार को तोड़कर जब ये फट के बाहर निकल जाता है, तो इसके ऊपर ये प्लेटलेट्स जाकर के चिपक जाते हैं, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। और जब इस पे चिपकते रहते हैं तो ब्लड वेसल्स के डायमीटर को कुछ ही सेकंड में ये ब्लॉक कर देता है अचानक से, और एकदम से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, और तुरंत ब्रेन स्ट्रोक होगा। और विद इन ए मिनट ब्रेन सेल्स बंद आगे बंद हो जाएंगे, और ये थ्रोम्बोटिक इसके स्ट्रोक आप देख रहे हैं थ्रोम्बस कितनी
स्पीड से इकट्ठा हो जाता है विद इन ए मिनट। अब ये देख रहे हैं ब्रेन के आसपास या आर्टरीज में ब्लड वेसल्स को ये जब ये ब्लॉक कर देंगे, इसको बोलते हैं इस्केमिक एम्बोलिक स्ट्रोक, यानी एम्बोलिक इस्केमिक स्ट्रोक। अब ये इस्केमिक स्ट्रोक ऐसा भी होता है जिसमें ब्लड क्लॉट तो होता है, लेकिन वो तुरंत अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, कुछ अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, और ये परमानेंट डैमेज नहीं करता, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। जो मैंने आपको अभी बताया था ना, TIA, ये सेम वही है। यानी आगे ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपको कुछ हो सकता है। अभी आपने देखा इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, अब ये आपको जो मैंने अभी डिटेल में समझाया क्यों होता है, अब देखते हैं दूसरा जो ब्रेन स्ट्रोक है, वो हमारा हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक, जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड्स में बताया था। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सप्लाई करने वाली ब्रेन आर्टरी बस्ट हो जाती है, फट जाती है, ब्रेन के अंदर ही ब्लीडिंग करना शुरू कर देती है। अगर ब्रेन और ब्रेन के ऊपर की जो कवरिंग, उसको बोलते हैं मेनिंजेस, इसके ऊपर ब्लड वेसल अगर बस्ट हो जाती है तो कवरिंग के अंदर स्वेलिंग होने लग जाती है। अब ये ब्रेन सेल पर, तो ब्रेन सेल पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और ब्रेन मरना शुरू हो जाएंगी, और सब आर्किनॉइड हेमरेज भी बोलते हैं। डिटेल में ये बता रहा हूँ मैं, वैसे हेमरेजिक स्ट्रोक की आप समझ लीजिए उतने काफी है। अब ब्रेन के टिश्यू के अंदर ही अचानक इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज बोलते हैं, अगर टिश्यू इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली है क्या, ये हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी ब्रेन सेल्स डेड हो गए और अचानक से बस्ट हो गया, और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है। सिर में चोट लगने से, किसी ट्यूमर हो जाने से, या फिर बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर होने, देखिए आप नॉर्मल ब्लड फ्लो देखो और हाई ब्लड फ्लो देखोगे, तो इसमें क्या होगा, नैरो हो जाएंगी जो ब्लड वेसल्स हैं, और एकदम से ये नस फट जाएगी। अब डायबिटीज, BP, ये खान पीन, हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट देखो कितने खुश होकर के खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बाद में जो स्ट्रोक होगा उसको कौन झेलेगा, है ना। तो सिम्टम्स क्या होगा, अचानक से आपने देखा मुंह टेढ़ापन आ गया, अचानक से होगा आपका खान पीन, विद इन ए मिनट इसमें डेथ भी हो जाती है। जो सडन सिम्टम देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह के होंगे, आप देख रहे हैं अचानक से इसका नमनेस भी आ गया, एक पार्ट बॉडी का काम करना बंद हो गया, मुंह में टेढ़ापन आ गया, है ना, चेहरे का एक हिस्सा बिल्कुल लटक गया, और कंफ्यूजन होने लगा। आप देख रहे हैं ये बंदा बोल भी नहीं पाएगा, और वन साइडेड पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाएगी, वहीं पे ही पेशेंट एकदम से बेहोश हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें फर्स्ट एड करानी है, यानी उसको हॉस्पिटल लेकर के जाना है। अभी तक आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक बार थंब का क्वेश्चन दिखा दीजिए, क्यों होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, क्यों होता है हमारे को इस्केमिक स्ट्रोक, और इस्केमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक होने से क्या हो रहा है, बॉडी पैरालाइज हो रही है, मुंह का टेढ़ापन आ रहा है, एक बॉडी पूरी पैरालाइज हो रही है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स, फास्ट रूल, सिम्टम ऑफ स्ट्रोक, फास्ट रूल। फास्ट रूल क्या है, F फॉर फेस, F फॉर फेस, ड्रूपिंग ऑन वन साइड व्हेन स्माइलिंग। आप देखेंगे अगर आप हंस रहे हैं तो आपको लग रहा है कि एक तरफ से मुंह में टेढ़ापन आने लगा, तो समझ जाना कि आपको स्ट्रोक होने वाला है। आपको तुरंत, आपको फौरन आपको कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, बोलते बोलते कई बार आपको लगता है कि साइड से आपका सलाइवा निकल रहा है, तो भी आप ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट बनने वाले हैं। नंबर 2, आर्म वीकनेस और नंबनेस इन द आर्म, वन आर्म, यानी एक बच में, दोनों में नहीं होगा कभी भी ऐसा, एक तरफ होगा। अगर आपको राइट साइडेड है तो लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस, अगर लेफ्ट साइडेड है तो राइट साइडेड पैरालिसिस, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बाजुओं में कमजोरी आ जाएगी और सुन्नपन आ जाएगा। और नंबर 3, स्पीच स्लर्ड और डिफिकल्ट स्पीच, यानी आप से ठीक से बोला नहीं जाएगा और बोलने में दिक्कत भी होगी। और T फॉर टाइम, कॉल इमरजेंसी, हेल्प इमीडिएट। आपको ये रूल पर हमेशा ध्यान रखना है। अगर मुंह में
टेढ़ापन आ रहा है आपको, आपकी किसी भी एक्टिविटी में बात करते वक्त, या फिर आपके साइड से हंसते वक्त साइड से आपका सलाइवा निकल रहा है, आपके बाजू में अब लगता है बहुत वीकनेस है, और हाथों में सुन्नपन भी आ रहा है, और तीसरा आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, तो नंबर 4 टी, कॉल इमरजेंसी, हेल्प इमीडिएटली। आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अदर सिम्टम्स क्या है, और सिम्टम्स क्या है जिसमें आपको पता चलेगा? सडन विजन लॉस, आपको लगेगा एकदम से अंधेरा छाने लगा है, आपको डिजीनेस लगेगा, कंपन जैसा लगेगा शरीर के अंदर, सीवियर हेडेक होगा अचानक से। आप क्या करते हो, सीवियर हेडेक हो रहा है और आप कहते हो चले एक सैराडोन खा लेता हूँ या कॉम्बिफ्लम खा लेता हूँ। डिफिकल्टी वॉकिंग, आपको वॉक करने में, आपको चलने में डिफिकल्टी होगी, आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा, आप लोग को लगेगा एक पैर कहीं और पड़ रहा है, एक पैर कहीं और पड़ रहा है। आपको लगेगा चलो हो सकता है कि मेरे अंदर कोई वीकनेस हो, या हो सकता है कि अभी मैं आज मेरे अंदर फटीगनेस है। लेकिन अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप बाकी के सिम्टम्स में देख लेना, और कंफ्यूजन भी होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ब्रेन पे इफेक्ट आ चुका है, स्ट्रोक होने वाला है। कभी भी हो सकता है, 1 हफ्ते में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, महीने भर में हो सकता है। आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी डाइट को तो फॉलो करना है। और लोग डाइट नहीं लेते हैं, और डाइट के साथ साथ आपका स्ट्रेस, यस स्ट्रेस, टेंशन से किसी समस्या का समाधान होता नहीं है, आज तक कभी नहीं हुआ। आपको उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचने से आपका समाधान होगा। लोग टेंशन लेते हैं, हाय राम मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे बच्चे को ये क्या हो गया, मेरे उसके साथ क्या हो गया। दुनिया भर की आप टेंशन लेते रहे, तो टेंशन लेने से कुछ किसी का आज तक कोई सॉल्यूशन निकला नहीं है। रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आपका हाई ब्लड प्रेशर। तो आप टाइम टू टाइम, आपके घर में है बीपी इंस्ट्रूमेंट, तो आप ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक आप चेक कर सकते हो, पैसा थोड़ी लगेगा। और जिनके घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं है वो तुरंत लेकर के आए। देखिए मेरा ये मानना है कि ट्रांस डिस्ट्रीब्यूटर का बीमार होना मना है। अगर आपको स्ट्रोक हो गया, कहेंगे ये ले, ये तो यार बंदा ब्रॉन्ज लाइन था, यार ये तो गोल्ड लाइन था, इसको क्या हो गया? इसका मतलब सप्लीमेंट काम नहीं करते? नहीं, सप्लीमेंट क्या करेंगे? अगर आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, सप्लीमेंट है लेकिन आप उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे हो, अगर कंज्यूम करोगे तो ये स्टॉक नहीं होगा। सिर्फ रिटेल में, सिर्फ सेल के पर्पज से नहीं, आपको खुद सप्लीमेंट खाने चाहिए। और मैं सच बताऊं तो मेरी टेबल पर ये 10 से 12 सप्लीमेंट, ये हमेशा मैं डेली खाता हूँ, डेली डेली खाता हूँ मैं, एवरी डे। सिर्फ इसीलिए कि मुझे कोई समस्या आ ना जाए जिंदगी में, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं नहीं चाहता कि कभी मुझे कोई भी समस्या हो, तो मैं खुद अपने आप के लिए कंज्यूम करता हूँ। 8 10 सप्लीमेंट मैं डेली एवरी डे खाता हूँ, जो मेरे लिए जरूरी है, जो मेरे लिए जरूरी है वो मैं डेली खाता हूँ। दूसरा डायबिटीज, तो मैंने आपको बताया आपका HbA1c 5.5 से नीचे नीचे आना चाहिए, आपका वो टारगेट होना चाहिए कि मुझे 5.5 से नीचे नीचे HbA1c लेकर आना है। HbA1c क्या है? आपका 3 महीने की पोल पट्टी खोल देता है HbA1c। 3 महीने का एवरेज बताता है कि आपका शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं है। अब लोगों का 12 12 HbA1c है और खुद मस्त होके जी रहे हैं, और वो कहते हैं यार मरना तो एक ना एक दिन सबको ही है, क्यों ना खा पी करके मरो। तो मैं उनको बोलता हूँ बिल्कुल ठीक है, अगर किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया आपकी उम्र 80 साल है, 85 साल है, 90 साल है, आप मरोगे तो तभी। लेकिन हेल्दी मरोगे या सड़ सड़ के मरोगे, ये डिपेंड करता है, एज तो उतनी है। हेल्दी मरोगे या सड़ सड़ के मरोगे? अगर अभी स्ट्रोक आ गया और पूरी जिंदगी आपने बेड पर निकाल दी, हाथ पैर टेढ़े, मुंह टेढ़ा है, और आपको लगता है भगवान अब तो उठा ले, भगवान कहता है बेटा कैसे उठा लूं, तेरी तो मैंने 90 वर्ष लिखी हुई है, काटना तो पड़ेगा तेरे को, है ना? तो आपको देखना है कि आपको हेल्दी रहना है या नहीं रहना है। तो कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं, नहीं भैया मैं शुगर चेक नहीं करूंगा, बीपी चेक नहीं करूंगा, घर में डांट पड़ जाएगी, शुगर अनकंट्रोल के मुझे मीठा खाने को नहीं मिलेगा। अरे भैया आपको डायबिटीज हो चुके, अब उन चीजों को आप त्याग कर दो जो चीज आपके लिए खतरनाक है ना, जो आपके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल डरते नहीं है लोग कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम करने से। बहुत फ्राइड खाते हैं, पिज्जा बर्गर दबा के चीज खा रहे हैं, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ।
once a while you can take anything once a while, not moderate, not severe. You can take everything in a mild formation. अगर आपके सामने पिज्जा भी आ गया ना तो आपने एक बाइट ले लिया, दैट्स इट। बस ये नहीं कि अब आपको पूरा का पूरा पिज्जा ही मेरा है, नहीं। ये चीजें खानी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह पे आप बैठे हुए हैं, आप कोई आपको ऑब्लाइज कर रहा है, तो आप थोड़ा सा बाइट ले लो। अब ये नहीं कि आपको वो पेट भर के ऐसा कुछ खाना है। अपने लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करके रखो। लिपिड प्रोफाइल में आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज देखनी है? आपको देखना है एलडीएल, यानी गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एक तो उस पर ध्यान देखना, गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल। दूसरा किस पे ध्यान देना है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड पे ध्यान देना। ये दो आपके एकदम राइजिंग फॉर्म में बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरा स्मोकिंग। बहुत सारे चेन स्मोकर्स हैं और जिनको स्ट्रोक हुआ, एक एक दिन में 100 सिगरेट्स पीना, 80-90 सिगरेट्स पीना, क्रॉनिक जो स्मोकर्स हैं। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था तब मैंने देखा है कुछ लोगों को, जो वहाँ के कुछ स्टाफ थे, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगातार एक एक दिन में वो 8-8 10-10 डब्बे पी जाया करते थे। तो उस ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तीसरा, स्मोकिंग के बाद है अल्कोहल। अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहल। देखिए, अल्कोहल के लिए मैं ये नहीं कहूँ अच्छी चीज है, बट if you're taking in mild formation, if you're taking once a while, पार्टी वार्टी में आपने ठीक है लिटिल बिट एक दो बार ले लिया, तो ये आपको इतना हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो क्रॉनिक अल्कोहलिक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक का मतलब है सुबह उठते ही उनको शाम का इंतजार होता है, भाई शाम कब होगी और हमारी बोतल खुलेगी। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, तो प्लीज। और जो लोग ड्रग्स लेते हैं, है ना, ड्रग्स लेते हैं, अफीम, गांजा, चरस, स्मैक, और उन लोगों को बहुत स्ट्रोक होता है। क्योंकि आप देखो ना, आप कुछ भी नशा करते हो तो आप झूम जाते हो। क्यों झूम जाते हो? आपका ब्रेन झूमता है कि नहीं झूमता? अब जो व्यक्ति नशा नहीं करता, अगर आप वो व्यक्ति एक सिगरेट पी ले, उसको एक सिगरेट में नशा हो जाएगा, उसको चक्कर आने शुरू हो जाए। अब आप अल्कोहल में अगर नशा नहीं होता तो शायद आप अल्कोहल कभी नहीं पिएंगे जिंदगी में। जो अल्कोहल पीने वाले लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा, अगर आपने पूरी एक बॉटल पी ली और आप एकदम नॉर्मल है तो कहोगे यार ये तो बकवास है, इसमें तो नशा ही नहीं हो रहा। और नशा कर रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग झूमेगा, है ना। ओबेसिटी, मोटापा, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। सीडेंट्री लाइफस्टाइल इन द सेंस कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप घर से गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से ऑफिस में बैठ गए, ऑफिस से फिर से गाड़ी में बैठ गए और फिर से घर आ गए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको रेगुलर बीसीएम करते रहना चाहिए, आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहना चाहिए। उसके बाद है हार्ट डिजीज। ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है ना, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। उसके बाद है फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनको सेरेब्रल पाल्सी है, उसके बच्चों को भी कुछ टाइम बाद सेरेब्रल पाल्सी हो गया, है ना। तो ब्रेन स्ट्रोक होने के ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। तो आपको बचना चाहिए कि इनमें से कोई चीज आपके अंदर तो नहीं है, ये आपको बचना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? फिजिकल कॉम्प्लिकेशन होगा सबसे पहले तो। कॉम्प्लिकेशन ये होगा ना, बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगी और वीकनेस आएगी, यूजुअली वन साइड ऑफ द बॉडी, जिसको बोलते हैं हेमीपेरेसिस या हेमीप्लेजिया। अब आप देखिए किसी पेशेंट की रिपोर्ट के ऊपर या किसी पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर अगर आप पढ़ लेते हैं राइट साइडेड हेमीप्लेजिया, तो आप समझ जाइए कि राइट साइडेड पैरालिसिस है, या लेफ्ट साइडेड हेमीपेरेसिस, तो आप समझ जाइए कि उसको लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस है। अब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको, देखिए मैं सीधी सी बात है, मैं आपको जूम पैनल पर डॉक्टर बनाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन अगर आप अपना हेल्थ सेंटर चला रहे हैं ना, तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये जूम सेशन लेता हूँ, ताकि आपका जो पेशेंट, जो आपका मरीज है, वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छे से डेवलप हो पाए। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। डिफिकल्टी वॉकिंग और बैलेंसिंग, सीधी सी बात है, जिसको पैरालाइज होगा तो उसको बैलेंस बनेगा नहीं, उसका गिरने का भी डर होगा, क्योंकि
उसके लोअर लिम्स भी तो वीक हो जाएंगे। लोअर लिम्स यानी जहाँ से आपके हिप जॉइंट है वो भी वीक हो जाएंगे, और वो व्यक्ति का पैर भी सीधा नहीं पड़ेगा। पैर सीधा नहीं पड़ेगा तो डिफिकल्टी होगी चलने में, बैलेंस नहीं बनेगा और गिरने का डर ज्यादा होगा। उसके बाद है मसल स्टिफनेस, स्पाज्म और पेन। आप देखेंगे जिनके हाथ पैर बिल्कुल टेढ़े हैं ना, तो टेढ़े के टेढ़े ही है। अब उनको हाथ को आप पूरा खींचोगे इतना टाइट हो जाता है, ये मसल्स इतनी टाइट हो जाती है। आप एल्बो देखोगे ना उनकी, उनका हाथ खींचने में, हम तो अलग डिवाइस दूसरी यूज करते हैं उसको। जो अब डिवाइस डिसकंटिन्यूड है, लेकिन उसके साथ साथ आप अब क्या कर सकते हैं, आप हेड के कर सकते हैं, हाथ वाली बीसीएम कर सकते हैं, एक्वलस के पॉइंट कर सकते हैं, है ना। जो इंडेक्स फिंगर में आप उसके एल्बो के पॉइंट कर सकते हैं, जहां पर उसको स्टिफनेस है उसके पॉइंट आप अपनी स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्केलेटल के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मसल स्टिफनेस होगा, स्पाज्म बन जाएगा और पेन होना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेस्टिसिटी, है ना। अब किसी का पढ़ लोगे स्पेस्टिसिटी तो आपको समझ में आ जाएगा, हेमिपेरिस पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद है लॉस ऑफ ब्लैडर और बॉवल कंट्रोल, इनकॉन्टिनेंस, बाथरूम निकल जाएगा उसका। ब्रेन कमांड नहीं देगा, क्यों कमांड देगा, क्योंकि स्ट्रोक हो चुका है, बहुत सारे सेल्स डेड हो चुके हैं। सेल्स डेड हो चुके हैं तो वो परसेप्शन भी नहीं कर पाएगा, कंफ्यूजन में भी रहेगा, उसका ब्लैडर भी वीक हो जाएगा और अपने बॉवल पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इनकॉन्टिनेंस, जिसको बोलते हैं नॉक्चुरनल इनकॉन्टिनेंस। नॉक्चुरनल इनकॉन्टिनेंस हमने बताया था ना एकोलेफ के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। नॉक्चुरनल इनकॉन्टिनेंस जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, या तो मानसिक रोगी होते हैं या फिर ऐसे पेशेंट होते हैं ब्रेन स्ट्रोक वाले, वो कहते हैं जी हमारा बाथरूम निकल जाता है। और आप क्या बोलते हो, सर आपको ना प्रोस्टेट भी है। अरे भैया ब्रेन स्ट्रोक है इसलिए उसका ब्लैडर वीक है। तो आपके पास कोई पैरालिसिस का पेशेंट आता है तो वो कहता है जी मेरे को ना बाथरूम बहुत आता है, और कई बार तो निकल भी जाता है, कपड़ों में कपड़े खराब हो जाते हैं। सर आपको ना प्रोस्टेट ग्रेड 3 है। आप देख लो भैया, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में समझ में आ गया। तो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से भी उसका ब्लैडर वीक हो सकता है, जरूरी नहीं है। आपका तो यार, सर एक पेशेंट है मेरे पास, उसको ना पैरालिसिस है और साथ में ना प्रोस्टेट ग्रेड 3 का है। वो इतनी बार बाथरूम जाता है, निकल भी जाता है, लेकिन सिर्फ 3 नंबर पे सेंसेशन बहुत कम आती है। तो अब आपको पता चल जाएगा 3 नंबर पे सेंसेशन कम क्यों आती है। उसको पॉइंट कौन सा देना है, 38 नंबर देना है, 38 नंबर नॉक्चुरल कॉन्टिनेंस। 3 नंबर के बजाय 1 नंबर यूरिनरी ट्यूब तो देके देके साथ में क्या देंगे, नॉक्चुरल कॉन्टिनेंस। अब बहुत सारे लोग जो अपना हेल्थ सेंटर चला रहे हैं ना, वो अपने आप को करेक्ट करेंगे, है ना, करेंगे ना करेक्ट, कि पैरालिसिस वाले पेशेंट को अगर यूरिनरी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको पॉइंट क्या देंगे। अगर प्रोस्टेट है, जनरली प्रोस्टेट भी हो सकता है तो प्रोस्टेट बड़ा हो, लेकिन अगर प्रोस्टेट नहीं है तो क्या करना है, अब क्या जी उसने तो अल्ट्रासाउंड करे तो प्रोस्टेट तो आया नहीं, लेकिन इसका बाथरूम क्यों निकल जाता है, वो रिपोर्ट गलत है जी आपकी। ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। तो अब आपको ये पता चल गया कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उसका ब्लैडर और बॉवल्स दोनों के ऊपर इफेक्ट आएगा। बॉवल्स मतलब जो हमारा, जहां पर हमारा स्टूल मूव करता है, बोवल ही है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से हमारे मोशन को रेक्टम के थ्रू बाहर निकालती है। अब आप मोशन पास करने जब जाते हैं सुबह, आपका ब्रेन बोलता है चलो भाई चलो प्रेशर बन गया, मोशन पास करके आओ। अब वो ब्रेन उसको जो कमांड देती थी इन चीजों के लिए, बाकी चीजें ठीक है, वो समझ रहा है, पहचान रहा है, बोल रहा है, लेकिन अचानक से बाथरूम निकल जाए, अचानक से मोशन निकल जाए तो ये इनकॉन्टिनेंस है। उसके बाद है डिफिकल्टी स्वालिंग, यानी निगलने में प्रॉब्लम, इसको बोलते हैं डिस्फेजिया। निगलने में प्रॉब्लम आपको लगता है इसोफिगस में, बिल्कुल। जब लेफ्ट साइड पैरालिसिस होगा तो बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, इसोफिगस के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। रिस्क ऑफ चॉकिंग और निमोनिया। अब जब इसोफिगस के पास आएगा तो आपका न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स यानी आपके लंग्स, आपके फेफड़े, पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगा ना। तो लेफ्ट साइड पे तो लंग्स है ना आपका, लेफ्ट और राइट लंग। तो लेफ्ट लंग्स पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, जब हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई है तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उसको न्यूमोथोरैक्स यानी उसको निमोनिया भी हो सकता है, उसको निगलने में प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक में, यानी कि फिजिकल कॉम्प्लिकेशन। समझ में आ रहा है सभी को फिजिकल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं।
है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा पैरालिसिस का पेशेंट आता है तो उसको के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ये पीपीटी आप लोगों के लिए स्पेशल कई घंटे लगा करके बनाई गई है ताकि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ सके, आखिर ब्रेन स्ट्रोक कितने प्रकार का होता है और क्या क्या चीजें हो सकती है। स्पीच एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं एफेजिया या डिसआर्थरिया। एफेजिया क्या है? डिफिकल्ट स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग और राइटिंग। देखो लिख भी नहीं पाएगा, उसको पढ़ना भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वो ठीक से बोल ही नहीं पाएगा, उसको समझने में भी दिक्कत होगी और उसको बोलने में भी दिक्कत होगी। और डिसआर्थरिया क्या है? स्लर। उसमें केवल आपका, ज्यादातर लोगों को देखोगे और देखो अलग अलग, जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज सुना है ना आपने, वो क्या था? हेमरेजिक स्ट्रोक। जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक होगा ना उसको प्रॉब्लम आएगी एफेजिया। एफेजिया क्योंकि पूरा दिमाग काम नहीं करेगा, वो देख पा रहा है आपका इशारे से, पलकों से, स्माइल से, रो करके अपने एक्सप्रेशन दे पा रहा है। ना तो वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ना वो समझ पा रहा है, ना वो बोल पा रहा है, ना वो लिख पा रहा है, ना वो स्पीच कर पा रहा है, ना वो स्पीकिंग कर पा रहा है। डिसआर्थरिया ये नॉर्मली सभी को है, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट है। स्लर्ड और स्लो स्पीच ड्यू टू मसल वीकनेस, है ना। तो ज्यादातर लोगों को ये होता है जिसको बहुत क्रिटिकल है, ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको एफेजिया हो गई हो, है ना। उसके बाद है कॉग्निटिव एंड मेमोरी इशू, ट्रबल विद मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा जिसको ब्रेन स्ट्रोक होगा, उसकी याददाश्त पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे जिसको बिफोर ब्रेन स्ट्रोक पुरानी पुरानी बातें याद रहती थी, वो कहेगा अब मुझे ना याद नहीं है, मेरा कॉलेज टाइम का कुछ पल भी मुझे बहुत कम याद है, या मुझे स्कूलिंग बिल्कुल याद नहीं है अब, है ना। तो उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक होती चली जाएगी। किसी का नाम सोचेंगे तो वो कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे मेमोरी बहुत ज्यादा वीक होती चली जाएगी। थिंकिंग, ज्यादा सोच भी नहीं पाएंगे किसी चीज के बारे में, बस यस और नो, लाइफ उनकी चल रही है, बस बॉडी चल रही है, और हर किसी भी चीज में वो रीजनिंग ढूंढना शुरू कर देंगे और उनको उसका प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ब्रेन क्या करता है? ब्रेन आपको सोचने की ताकत देता है, तो ताकत खत्म हो जाती है। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव एंड मेमोरी इशू। उसके बाद है डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग और मेकिंग डिसीजन। वो सेम पहले वाले मान करके चले तो वो डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, कहीं पर कंसंट्रेट भी नहीं करेगा। रिड्यूस एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल। अब नया कुछ सीखने के लिए उसकी एबिलिटी रही नहीं है क्योंकि उसका दिमाग ठीक से काम करता नहीं। तो ये दूसरा कॉम्प्लिकेशन। तीसरा कॉम्प्लिकेशन, चौथा कॉम्प्लिकेशन क्या? इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। डिप्रेशन आ जाएगा स्ट्रोक के बाद, वो बंदा शांत शांत रहने लग जाएगा और किसी से बात नहीं करेगा। ये बहुत बहुत कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन है। डिप्रेशन आएगा, साथ में एंजाइटी बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, बहुत गुस्सा आएगा। देखना जितने भी पैरालिसिस वाले पेशेंट हैं या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होंगे या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे, अपने आप से हर चीज उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अभी तक उन्होंने ऐसी लाइफ को जिया नहीं था। और साथ ही साथ उनको एंजाइटी के साथ साथ उनका मूड स्विंग्स होगा, उनको अचानक से बहुत गुस्सा आएगा। आप देखना आपके नजर में कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट होगा, उसके अंदर भी कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आपको देखने में मिल रहे हैं। उसके बाद लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सोशल विड्रॉल। आप देखिए ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो चुका होता है और समाज से वो बिल्कुल हट चुका होता है क्योंकि आ, किसी दुखी इंसान के पास कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता। अगर किसी को बॉडी पैरालाइज हो जाएगी ना तो उससे सिंपैथी बटोरने के, मतलब सिंपैथी के लिए, सिंपैथी देने के लिए बंदा, कोई भी रिश्तेदार भी एक या दो बार आएगा, जिंदगी भर तो आने से रहा। और ऐसे व्यक्ति का सोशल विड्रॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है और बस पता चलता है हाँ भाई वो ठीक है, हाँ ठीक है बस। क्योंकि दुखी के साथ कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। तो इसलिए आप अपना दुख के बारे में तो कभी भी किसी को ना बताएं। आपके साथ कोई भी समस्या वो किसी को ना बताएं क्योंकि उसका समाधान उसके पास नहीं है, आपके पास खुद के पास आपका समाधान है। ये भी एक बात सीखने वाली है वैसे, नहीं।
5वां नंबर है आपका कॉम्प्लिकेशन, वो है सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा था, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं ओडेमा। क्योंकि जो ब्रेन आर्टरीज है, ब्रेन आर्टरीज के अंदर जब प्लाक बनेगा तो वो नस फूलेगी, और जो हमारा स्केलेटल है ना, जो हमारी खोपड़ी है, तो उससे उससे जा करके भी टच होगा, और वो वहां पर ही हमारे अंदर स्वेलिंग बननी शुरू हो जाएगी ब्रेन के अंदर। उसके बाद है सीजर। अगर मान लेते हैं किसी किसी को स्ट्रोक हो चुका है पहले से ऑलरेडी, तो जिनको हेमरेजिक स्ट्रोक हो चुका है, उनको बार बार फिट्स पड़ने शुरू हो जाएंगे, वो बेहोश होने शुरू हो जाएंगे, है ना, अनकॉन्शियस होने शुरू हो जाएंगे, बार बार लगातार होगा ये। रिकरेंट स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक के बाद हायर रिस्क है ये, कि उसको बार बार रिकरेंट स्ट्रोक हो सकते हैं। हमारे पास एक ऐसा पेशेंट आया था, और वो पहली बार जब उसको स्ट्रोक हुआ था, उसके लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस थी, और हमने उसको ठीक करके भेज दिया था। तो उसको स्पेशली बोला था कि आपको अल्कोहल इंटेक बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, आपके लिए पॉइजन है। वो ठीक हो गया तो उसको लगा यार मैं ठीक तो हो ही जाता हूँ, ठीक तो हो ही जाता हूँ मैं बार बार। अब क्या है, तो पहले था उसको इस्केमिक स्ट्रोक। जब उसने वो ठीक हो गया था पहली बारी में, उसने दबा के 1 लीटर बोतल पीना शुरू कर दिया डेली। वो ऐसे लोगों के साथ ही रहता था, ऐसी संगत थी उसकी। उसकी फैमिली ने हमें बताया भी कि सर आप समझा दो। मैंने कहा मैं क्या समझाऊंगा, फैमिली वाले तो आप हो, आप ही समझाओ। कह रहे सर हमारी तो बात मानता ही नहीं। मैंने कहा हमारी भी नहीं मानेगा। और जब दूसरी बार आए, तब तक उसको हो चुका था हेमरेजिक स्ट्रोक। आंखें उसकी स्पिल्ट हो चुकी थी, जस्ट लाइक डेड बॉडी की तरह उसको निकाल करके लाए थे। बिल्कुल ऐसे डॉक्टर ने भी मना कर दिया था हॉस्पिटल में। काफी टाइम वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उन्होंने भी जवाब दिया था घर जाके ले जाके सेवा करो। अब वो ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ी उसके ऊपर, कई महीने, 3-4 महीने लगभग। लेकिन अब वो ठीक है, अब अपनी एक्टिविटी कर पा रहा है। लेकिन 100% ठीक नहीं हो पाया, बट अप्रोक्स 90% है। थोड़ी सी चाल में उसका अभी भी फर्क है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक उसको हेमरेजिक स्ट्रोक हो। लेकिन वो जान बच गई, वो बिल्कुल डेथ की कंडीशन पे था। ये है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। रिकरेंट स्ट्रोक, यानी पहले स्ट्रोक के बाद बहुत ज्यादा चांस होते हैं दोबारा से। और उसके बाद है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीवीटी बन जाएगा, क्योंकि पैर में मोबिलिटी नहीं है, यानी पैर की मूवमेंट नहीं है। पैर पड़ा हुआ है एक ही जगह पर, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, पैर में मूवमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, पैर में क्या होगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। और ब्लड क्लॉट, जो डीवीटी होता है, वो डीवीटी का जो ब्लड क्लॉट है वो पूरी बॉडी में कहीं भी मूव कर सकता है दोबारा से। डीवीटी में ये सबसे बड़ी समस्या है कि उसका जो क्लॉट है पूरी बॉडी में कहीं भी मूव कर सकता है, लंग्स में भी जा सकता है, हार्ट में भी जा सकता है, ब्रेन में दोबारा से जा सकता है। उसके बाद लाइफ थ्रेटनिंग में उसको निमोनिया हो सकता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है उसकी, क्योंकि फ्रॉम स्वालोइंग प्रॉब्लम्स और बेड रेस्ट। क्योंकि निमोनिया होगा, उसको निगलने में प्रॉब्लम होगी, स्वालो करने में दिक्कत होगी, इन्फेक्शन भी बढ़ेगा ये, और बेड रेस्ट पे जाएगा। बेड सोर हो सकते हैं अगर पेशेंट लगातार पड़ा हुआ, बॉडी के मूवमेंट ही नहीं है, बहुत लंबे समय तक बिस्तर पे लेटा हुआ, तो बेड सोर्स भी होंगे, प्रेशर अल्सर्स भी बनेंगे। अगर वो बेड रिडन हो चुका है, परमानेंटली बेड पर है, तो ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन तो बहुत सारे खतरनाक है, डर तो लगने लगा होगा, बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा भाई कुछ भी हो जाए, जिंदगी में पैरालिसिस ना हो, है ना। पैरालिसिस होने के बाद तो जिंदगी नरक हो जाती है। हर बीमारी में जिंदगी नरक हो जाती है, सारी बीमारी खराब है, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या है, व्हाट इज द प्रिवेंशन कि आपको कभी भी जिंदगी में स्ट्रोक ना हो। प्रिवेंशन है कंट्रोल्ड बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सिंपल। अगर आपकी ये 3 चीज कंट्रोल है ना, तो आपको कभी भी स्ट्रोक नहीं होगा। अगर आपको बीपी बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, डायबिटीज है, आपको मेडिसिन लेनी चाहिए, एक साथ बंद नहीं करनी चाहिए। जब सारी चीज कंट्रोल में आ जाए, बीपी कंट्रोल में आ जाए, डायबिटीज कंट्रोल में हो, आपको कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में हो, आप अपने एक्वालाइफ के पॉइंट्स करो, सप्लीमेंट स्टार्ट करो, ग्रेजुअली धीरे 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 आपको दवाइयां बंद करनी। क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्मोकिंग छोड़ दीजिए, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप, जो लोग डेली ड्रिंक करने वाले ना, तो प्लीज वो बंद कर दीजिए। मेंटेन हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट।
आप अच्छा रहिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ज्यादा से ज्यादा फल खाइए, और नमक थोड़ा सा कोशिश करें रॉक सॉल्ट लीजिए, व्हाइट नहीं। और लेना भी पड़े व्हाइट तो कभी कभी व्हाइट, ज्यादातर रॉक सॉल्ट। वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। ग्लूटेन तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, सिर्फ गेहूं। गेहूं का सेवन आप कम करें, उसमें गेहूं के सेवन की बजाय आप लें मल्टीग्रेन आटा, जिसमें सारे आपके अनाज मिक्स हो, उसके अंदर आपका ज्वार भी हो, बाजरा भी हो, सारा मिक्स आटा आप रोजाना खाना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा होता है। जब से मैंने खाना शुरू किया मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैंने तो बिल्कुल ग्लूटेन बंद कर दिया। ग्लूटेन आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन देता है। आप देखना, जो ज्यादा रोटी खाने वाले लोग हैं ना, उनको उनका सीआरपी लेवल देखना, सी रिएक्टिव प्रोटीन बड़ा होता है बॉडी में, बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, तो गेहूं का आप सेवन कम कीजिए। आप मल्टीग्रेन, इसमें आपका गेहूं भी शामिल हो जाता है लेकिन बाकी के अनाज भी शामिल हो जाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और वेट कंट्रोल, आपको मॉर्निंग वॉक, ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। वजन आपका ज्यादा है ना तो खुश मत होइए, है ना, कि भैया जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं, है ना। वजन सबसे पहले आपको कम करना है। और आपको ऐसा ना लगे यार हम तो पंजाबी हैं भाई, हम तो वजन रखते ही हैं, बिना वजन के तो लगता ही नहीं हम पंजाबी हैं। तो आप देख लो, फिर स्ट्रोक के लिए आप तैयार रहिए। आपको डेली बीसीएम करनी चाहिए। ट्रीट हार्ट कंडीशन लाइक एएफ। एएफ अगर किसी को है, एएफ मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन, अगर किसी को है हार्ट की कंडीशन, उसको हमें ठीक करना चाहिए एक्वलाइफ के माध्यम से, सप्लीमेंट के माध्यम से। और क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन क्या है हमारे टियान्स में? सॉल्यूशन है ना, बिल्कुल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है ये, सबसे पहला सॉल्यूशन है, आपको क्या नहीं खाना है। पहले तो वो आप देखिए, मेयोनेज, बड़े लोग ना चटकारे ले लेके खाते हैं। चिप्स, नाचोस भी चल गया आजकल, तो नाचोस लोग, नहीं नहीं, नाचोस में तो वो है ना, मक्का का वो है, लेकिन आप देखोगे ना, वो मक्का वक्का कुछ नहीं, उसके अंदर केमिकल्स कितना सारा है ना। सॉसेज आपको नहीं खाने चाहिए। आपको फ्राइड फूड्स, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूटर का कॉल आया था। उन्होंने बताया, अरे अरे फलाने फलाने वो जो है ना, वो तो बस फिश टिक्का के बहुत शौकीन है। मैंने कहा हाँ, वो शौकीन तो है। तो आपको पता है फैटी फ्राइड फूड्स आप कुछ भी खा रहे हैं, बहुत ज्यादा आप डेली नॉनवेज खा रहे हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं। आप अपना लिपिड प्रोफाइल भी चेक करते रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप नॉनवेज के शौकीन है तो आपको नहीं खाना चाहिए, आप खाओ, लेकिन अपना ये चीज आप हेल्दी चीज देख करके। अब देखो ना, वेस्ट बंगाल में सब लोग फिश खाते हैं, खाओ, लेकिन अपना कोलेस्ट्रॉल पे भी ध्यान दो। आप खाते हो तो किस तरीके से खाते हो ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। मैं उसके लिए मना नहीं करता, सबके अपना अपना फूड है, सबका अपना अपना रेसिपीज है, आप खाओ। रेड मीट, रेड मीट नहीं खाना चाहिए। रेड मीट से आपका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आएगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा। फास्ट फूड सबसे बकवास लगता है मुझे, जो लोग ये पिज्जा बर्गर और ये मोमोज और ये स्प्रिंग रोल्स, सबसे बेकार खाना लगता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको रास्ते में भूख लगे, तो आप लोग क्या ढूंढते हैं, कहीं कुछ फास्ट फूड मिल जाए। और मैं रास्ते में ढूंढता हूँ यार कोई ढंग का ढाबा मिल जाए, कम से कम एटलीस्ट रोटी और दाल तो खा लूंगा, पेट ही तो भरना है। पर लोग चटकारे ले लेके खाते हैं लेकिन अपने सेहत पे ध्यान नहीं रखते। क्या खाना चाहिए? हाई फाइबर सेरेल्स खाने चाहिए आपको, दलिया भी खाना चाहिए आपको, टोफू पनीर खाना चाहिए। टोफू, टोफू जो मेरे को पनीर जैसा लगता है। आपको डेली नट्स खाने चाहिए। स्किम्ड मिल्क पीना चाहिए आपको। स्किम्ड बोल रहा हूँ मैं, स्किम्ड मिल्क यानी टोन्ड मिल्क। या और अगर आपका टोन्ड मिल्क नहीं आता, दूसरा आता तो मलाई उतार के पीना चाहिए। ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करो। कितना खर्चा आता है आपकी रसोई में? रसोई एक ऐसी है जिसके अंदर सबसे कम खर्चा आता है, और उसमें हम कंजूसी करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो रिफाइंड खाएंगे, सरसों का तेल खाएंगे। आपको नहीं पता कि सरसों का तेल भी नुकसान करता है। ऑलिव ऑयल खाओ, ऑलिव ऑयल से आपको नुकसान नहीं। ग्रेन योगर्ट खाओ, हाई फाइबर ब्रेड लो, अगर आपको ब्रेड खानी है तो आजकल मल्टीग्रेन ब्रेड भी आती है, आपको व्हाइट ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, है ना। फिश खाओ, तो कौन सी वाली फिश खानी चाहिए और कैसे पका के खानी चाहिए, वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट किसमें? फ्रूट एंड वेजिटेबल में एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपको जरूर लेना चाहिए। और क्या समाधान है?
समाधान है, सबसे पहले तो टी पोली पीना शुरू कर दो। टी पोली सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, आपके ब्रेन में बहुत बढ़िया ऑक्सीजन देता है। ओपीसी, देखिए ऐसे नहीं उन्होंने कुछ भी तो इसके यहाँ पे छाप दिया, हर चीज के पीछे लॉजिक है। अगर कहीं भी क्लॉट है, कहीं पर नसों में ब्लॉकेज है, आपको ओपीसी का सहारा लेना चाहिए, ताकि कहीं भी ब्लॉकेज ना हो। तीसरा जिंक, जिंक ब्रेन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है, और जिंक इंटरनली इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है। और चौथा ओमेगा, जरूर लेना चाहिए। और मल्टी फंक्शनल हेड केयर एपरेटस, जिनके पास नहीं है वो जरूर ले लें। और ट्वाइस ए वीक, थ्राइस ए वीक, जब मर्जी आपको हेड केयर करते रहना चाहिए, ताकि आपकी आर्टरीज एक्टिवेट रहें और ब्लड का फ्लो भी अच्छे से जाता रहे। और जिनको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है उनको क्या क्या पॉइंट देने चाहिए? LI1 LU8। आप लोग सोच रहे होंगे 11 LU8 तो लिखवाया नहीं था, 11 LU8 में तो ब्रेन स्ट्रोक आते ही नहीं है। भैया लॉजिक है, 11 LU8 इसलिए दिया गया, हर चीज के पीछे लॉजिक है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन स्ट्रांग हो, रेस्पिरेटरी फंक्शन स्ट्रांग होगा तो ब्रेन को भी ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, इसलिए आपके लंग्स को भी एक्टिव करना जरूरी है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन आर्टरीज, ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट देंगे, सारे ब्रेन आर्टरीज आपकी एक्टिव रहेंगी। HT8SI5 आपका मूड स्विंग्स करेगा, आपको खुशनुमा बनाएगा। आपको खुशनुमा बनाएगा तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आप हमेशा खुश खुश नजर आएंगे। CX8TS6 आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज है उसको खत्म करेगा, ब्रेन में ब्लॉकेज है उसको खत्म करेगा। 48 बीपी का पॉइंट है, 60 बीपी का पॉइंट है। बीपी सर्कल बैक वाला, और नीचे लिखा हुआ है 2911 फ्रंट एंड ब्लड शुगर सर्कल इफ डायबिटिक। अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है तो नीचे वाले पॉइंट भी ऐड करेंगे। हेड केयर करना 15 मिनट बिफोर एंड आफ्टर एक्यूलाइफ, एक्यूलाइफ करने से पहले और एक्यूलाइफ करने के बाद आपको हेड केयर करना जरूरी है। उसके बाद है BCM, सभी पोस्चर में, सभी पोस्चर में करना है। लेकिन स्टैंडिंग पोस्चर में अगर बीपी 140 और 90 से नीचे नीचे है तो आपको ये करना है। तो ये था हमारा ब्रेन स्ट्रोक को लेकर के